Rising Suns Academy. दोस्तों आज है 19 मई 2021 और हम देखेंगे 19 मई का करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ करंट अफेयर के सेशन में। आज का करंट अफेयर हम जो है कि कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये जो सेशन है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब करंट अफेयर बहुत अधिक पूछा जाने लगा है। आप भी एग्ज़ाम देते हैं, देखते होंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस या फिर करंट अफेयर का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है। तो आप सभी को वेल प्रिपेयर रहना है करंट अफेयर के लिए। डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है वो ज़रूर से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 11 मई, 13 मई, 15 मई या फिर 16 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 मई। 16 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसको शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? ये दिवस एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 16 मई 1960 में एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं, इंजीनियर हैं, थियोडोर मेनन, टी मेनन के नाम से भी याद रख सकते हैं, थियोडोर मेनन। इन्होंने लेजर के पहले सफल जो परीक्षण है या लेजर का पहला सफल संचालन हुआ था इसी दिन, तो उसी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और ये दिवस है, इसका उद्देश्य है विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाना। तो इन सभी क्षेत्रों में प्रकाश की क्या भूमिका है, लाइट की क्या भूमिका है, तो इसी सबको बताने के लिए ये दिवस मनाते हैं। हर वर्ष मनाते हैं 16 मई के दिन। ठीक है, कब? 16 मई 1960 को क्या हुआ था? जो थियोडोर मेनन थे, उन्होंने लेजर का पहला सफल संचालन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 16 मई। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दिवस से संबंधित है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मई, 15 मार्च, 12 अगस्त या फिर 20 जनवरी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 मई। 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या फिर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। उच्च रक्तचाप क्या होता है? बीपी। आप सभी जानते हैं, बीपी के नाम से तो सब जानते होंगे ना, ब्लड प्रेशर। तो उच्च रक्तचाप होता है हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, और ये दिवस मनाया जाता है 17 मई को। क्यों मनाते हैं? अगर बीपी से रिलेटेड है तो इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाते होंगे, लोगों को बताने के लिए कि वो बीपी से कैसे बचें, किन चीज़ों पर कंट्रोल करें ताकि यह उनको ना हो। बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका सालों साल तक पता नहीं चलता है, बरसों तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है और इसके लक्षण उनको दिखाई नहीं देते। तो इसी उद्देश्य के साथ, ताकि लोग अपनी चीज़ों पर अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं, उसके लिए मनाया जाता है। उसी चीज़ के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए, ताकि लोग अपनी बुरी आदतों जैसे कि शराब पीना, आलसी दिनचर्या और वसायुक्त भोजन करना, ऑयली खाना खाना, तला हुआ खाना खाना, मसालेदार भोजन, धूम्रपान, मोटापा, अधिक वजन, इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो ये दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम इम्पॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, 2021 की थीम है, नोट कर लीजिए। थीम क्या है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ये 2021 की थीम हो जाएगी। आप सिंपली याद रख लीजिए, लिव लॉन्गर एक्यूरेटली, 2 वर्ड याद रख लीजिए। तो आपसे अगर ऑप्शन में ये आएगी तो आपसे ईजिली बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अच्छा, नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है?
सामान्य स्थिति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है 17 मई। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए या फिर 18 लाख रुपए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश की सरकार कोरोना के कारण जो भी बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं तो उनको 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। तो कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, जिनका निधन हो गया है, तो ऐसे बच्चों को आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये रुपए एफडी के रूप में रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा के रूप में ये रुपए रहेंगे। और ये बच्चे जब 25 साल के हो जाएंगे या 25 वर्ष से उम्र के हो जाएंगे अधिक के, तो ये बच्चे ये रुपए निकाल पाएंगे, इनका उपयोग कर पाएंगे। और तब तक क्या होगा? इन रुपए पर जो ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए की एफडी पर जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज को इनको दिया जाएगा, या तो बच्चों को दिया जाएगा या इनके जो अभिभावक होंगे जो इनकी देखभाल कर रहे होंगे उनको हर महीने प्रदान किया जाएगा। तो वो ब्याज की राशि इनको हर वर्ष प्रदान की जाएगी, हर महीने प्रदान की जाएगी, ताकि ये अपना जो अभी कार्य है 25 साल तक की उम्र तक जो है खर्चा है वो सब निकाल सकें। और जो ये रुपए हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जो 10 लाख की रकम रहेगी वो उन्हें 25 वर्ष की उम्र होने के बाद मिल जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा करने जा रही है, 10 लाख रुपए अनाथ बच्चों को देगी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में। इसके अलावा और राज्यों के द्वारा भी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से जो चीज़ें प्रभावित हुई हैं तो उनके लिए पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हरियाणा की सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दे रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनको 5-5 हज़ार की जो है आर्थिक सहायता या आर्थिक राशि प्रदान करेगी। इसके बाद दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वो कोरोना संकट की वजह से जो भी बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, और जो बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में चले गए हैं या फिर जॉब करते हैं या नहीं हैं, जो अकेले हैं बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्गों का खर्चा उठाएगी। तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी और बुजुर्गों का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। तो दिल्ली से याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी, एमपी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि वो अपने यहाँ के पत्रकार जो कि कोरोना से पीड़ित हैं तो उनको कोरोना का पूरा इलाज कराएगी। उनके इलाज का जितना खर्चा होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो एमपी गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार 10 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी अनाथ बच्चों के नाम। अच्छा, बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, एक है विशाखापट्टनम, दूसरी है अमरावती और तीसरी है कुर्नूल। तो विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी राजधानी है, अमरावती यहाँ की लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी राजधानी है, और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियरी यानी कि न्यायिक राजधानी है। तो ये राजधानियाँ याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, आप सभी जानते होंगे। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये डेट जानी पहचानी लग रही है क्या? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि सीएम यहाँ के कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? ऑप्शंस हैं कमल त्यागी, राहुल सचदेवा, के अग्रवाल और रोहन अग्रवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के अग्रवाल। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष थे के अग्रवाल और पद्मश्री से सम्मानित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है।
इनको BC रॉय पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका था। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना माना पुरस्कार है, 2010 में इनको ये पुरस्कार भी मिल चुका था और 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2010 में इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार और 2005 में मिला था डॉक्टर BC राय पुरस्कार। इससे इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से हाल ही में निधन हो गया है और ये 62 वर्ष के थे। ठीक है, तो इनका ये नाम याद रखना है आपको। आपसे प्रश्न में पूछ सकते हैं KK अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से संबंधित है? ये डॉक्टर थे और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2 DG लॉन्च कर दी गई है? ऑप्शन है DRDO, भारत बायोटेक, इसरो या फिर ICMR। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DRDO। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में 1958 में और इसके द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए एंटी कोविड मेडिसिन 2 DG लॉन्च की गई है। ये मेडिसिन DRDO ने हैदराबाद स्थित INMAS के साथ मिलकर बनाई। INMAS क्या है? INMAS यह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इसके साथ मिलकर DRDO ने ये मेडिसिन बनाई है। यहाँ की एक डॉक्टर हैं रेड्डी लैब, इनके साथ ये मिलकर बनाई है मेडिसिन और हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। तो मेडिसिन का नाम क्या है? एंटी कोविड मेडिसिन है ये 2 DG। ये लॉन्च की है किसने? DRDO ने। ये DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है DRDO। DRDO की मैंने आपको स्थापना बता दी है, कब हुई थी? 1958 में, 1958 में स्थापना हुई थी और इसके जो अभी हेड है वो कौन है? G सतीश रेड्डी इसके हेड हो जाएंगे। इसके अलावा इसका मोटो भी पूछ लेते हैं कभी कभी वनडे एग्जाम में। इसका ध्येय वाक्य यानी कि मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। नोट कर लीजिए क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है यानी कि ध्येय वाक्य है और G सतीश रेड्डी इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? ऑप्शन है भारत, जापान, ब्रिटेन या फिर नेपाल। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है उसने ब्रिटेन के प्राकृतिक इतिहासकार हैं सर डेविड एटनबरो, तो इन्हें COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया गया है। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं सर डेविड एटनबरो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सर डेविड एटनबरो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के अपने जुनून और ज्ञान से ब्रिटेन के और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित कर चुके हैं, इसीलिए इनको नियुक्त किया गया है COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया गया है। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। नाम याद रखना है आपको, डेविड एटनबरो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? ऑप्शन है 60 दिन, 30 दिन, 40 दिन या फिर 84 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84 दिन। तो नए निर्देश जारी किए गए हैं और अब कोविशील्ड की जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही थी उसकी जो दूसरी खुराक है वो 84 डेज यानी कि 84 दिनों के बाद दी जाएगी। इससे पहले कितने दिन के बाद दी जाती थी? इससे पहले इसकी जो सीमा थी 45 दिन थी। 45 डेज के बाद 30 से 45 दिन के बाद इसकी दूसरी खुराक दी जाती थी और इसकी समय सीमा बढ़ाकर अब कर दी है 84 दिन। ठीक है, कोविशील्ड ये वैक्सीन किसने बनाई है? तो कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है, इसका निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर
और सीरम इंस्टीट्यूट भारत का इंस्टीट्यूट है, भारत में स्थित है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पुणे में है। तो ये पुणे में स्थित है और यहाँ से ही इस वैक्सीन का निर्माण करता है। इसके हेड कौन है, इसके हेड भी है पुणे वाला। पुणे कहाँ पर स्थित है, तो पुणे शहर स्थित है महाराष्ट्र में और वहाँ है सीरम इंस्टीट्यूट और वहीं से होता है इस वैक्सीन का निर्माण, कोविशील्ड। तो भारत में वर्तमान में ये वैक्सीन उपयोग में लाई जा रही है कोरोना के मरीजों के लिए, कोरोना के रूप में, वैक्सीन के रूप में। और इसके अलावा किस वैक्सीन का यूज़ हो रहा है, तो पहली ये हो जाएगी कोविशील्ड। इसके अलावा कोवैक्सीन का यूज़ हो रहा है ना, कोवैक्सीन का यूज़। इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो कि भारत की ही कंपनी है, उसके द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी मिल चुकी है, ये भी भारत में आ चुकी है और इसका उपयोग भी भारत में वैक्सीन के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्ना अमेरिका की वैक्सीन है, अमेरिका की कंपनी ने बनाई है, उसका उपयोग भी आपातकालीन स्थितियों में भारत में किया जाएगा। तो इतनी वैक्सीन है जिसका उपयोग भारत में किया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन डी 84। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। तो कुंडोली आरक्षित वन असम में स्थित है, असम राज्य के वन है। हाल ही में यहाँ पर 18 जो हाथी हैं उनकी मृत्यु की सूचना मिली थी, 18 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। असम राज्य की ये वन है, असम राज्य में स्थित है और इन मृत्यु जो हाथी हैं इनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो सामने आया कि इनकी मृत्यु की जो वजह थी वो आसमान की बिजली थी, यानी आसमानी बिजली की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब बात हो रही है असम की, तो असम पे चर्चा कर लेते हैं। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी दिसपुर। असम में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और इनको शपथ दिलाई थी यहाँ के राज्यपाल ने। उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम क्या है, जगदीश मुखी। क्या नाम है, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनका नाम याद रखना है आपको। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजॉल। मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजॉल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। क्या, जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, PS श्रीधरन। कौन है, PS श्रीधरन। तो इनका नाम आप श्रीधरन भी याद रख सकते हैं। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। हाल ही में चुनाव हुए, ममता बनर्जी यहाँ की CM बनी और यहाँ की राजधानी क्या है, कोलकाता। कोलकाता यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। ममता बनर्जी को जिन्होंने शपथ दिलाई वो हैं जगदीप धनखड़, तो इनका नाम याद रखिए। इसके बाद कर्नाटक की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदुरप्पा और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, वजुभाई बाला। कौन, वजुभाई बाला BBB, ये यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्था ने एक समर्पित पोर्टल कोवैड स्थापित किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोवैड जो पोर्टल है वो किसका है, किसने स्थापित किया। ऑप्शन है महिला आयोग, नीति आयोग, स्वास्थ्य विभाग या फिर सूचना विभाग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी नीति आयोग। तो ये नीति आयोग का पोर्टल है, नीति आयोग ने कोवैड पोर्टल स्थापित किया है। किस लिए, जो व्यक्तिगत संगठन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं जो सहायता प्रदान कर रही हैं कोविड के लिए, कोरोना के लिए राशि प्रदान कर रही हैं, उसी को ट्रैक करने के लिए इसको स्थापित किया गया। इस पोर्टल को नाम याद रखना है, कोवैड किसका है, नीति आयोग का। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है, भारत का थिंक टैंक है जो कि भारत की पॉलिसीज बनाता है। स्थापना कब हुई थी, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत पूछी जाती है, याद कर लीजिए। 2015 में इसका गठन हुआ था। फुल फॉर्म आ जाता है इसका, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, फॉर T से ट्रांसफॉर्मिंग और I से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 2015 में इसका गठन हुआ था और इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड है भारत के प्रधानमंत्री। आगे भी मैंने ये दिया है, फुल फॉर्म है ये, मैंने आपको बता ही दिया है।
1 जनवरी 2015 में फॉर्म्ड हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसीज़ बनाता है, जो नीतियाँ हैं वो गवर्नमेंट की वो ये ही बनाता है, नीति आयोग। अच्छा, इसकी स्थापना किसकी जगह पर हुई थी? इसका गठन हुआ था योजना आयोग की जगह। पहले था योजना आयोग, उसकी जगह पर उसको ख़त्म करके बनाया गया था, उसको डिसॉल्व करके बनाया गया था नीति आयोग। योजना आयोग क्या करता था? योजना आयोग था प्लानिंग कमीशन। भारत की जो प्लानिंग होती थी, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी। इसको ख़त्म कर दिया गया तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनना भी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब बनती हैं भारत में नीतियाँ, यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाता है नीति आयोग। तो नीति आयोग एक पॉलिसी मेकर के रूप में काम करता है। ठीक है, पॉलिसी बनाने का काम करता है। और योजना आयोग क्या करता था? प्लानिंग कमीशन था। तो यही इसमें डिफरेंस है, ये भी याद रखिए। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर ने इसको बनाया था, नरेंद्र मोदी ने इसको बनाया था डिसॉल्व करके प्लानिंग कमीशन की जगह पर। और इसके चेयरपर्सन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, और 22 चेयरपर्सन कौन है? 22 चेयरपर्सन है राजीव कुमार, इनका नाम भी याद रखिए। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस या फिर कुवैत? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड की एक पहल है क्या ये क्राइस्ट चर्च? ये क्राइस्ट चर्च एक तरीके का सम्मेलन है जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा कराया जाता है। न्यूजीलैंड के पीएम है जैसिंडा अर्डन। कौन है? जैसिंडा अर्डन। तो इन्होंने 2019 में ये सम्मेलन जो है प्रारंभ किया था, एक शिखर सम्मेलन है। क्यों प्रारंभ किया था? क्योंकि क्राइस्ट चर्च एक मस्जिद है जहाँ पर हुई थी गोलाबारी, यहाँ की आतंकवादी हमला हुआ था। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि तकनीकी कंपनियों ने ऑनलाइन जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके जो आतंकवाद फैलता है उसको समाप्त करने का संकल्प लेकर ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये एक वैश्विक पहल है जिसकी दूसरी वर्षगांठ अभी मनाई जा रही है। तो यहाँ के पीएम अर्डन ने एक आभासी शिखर सम्मेलन को हाल ही में संबोधित किया, इसलिए ये रहा चर्चा में। द क्राइस्ट चर्च कॉल, नाम याद रखना है, कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम याद रख लीजिए। यहाँ के पीएम कौन है? जैसिंडा अर्डन। कौन है? जैसिंडा अर्डन यहाँ के पीएम हो जाएंगे। ठीक है, आपसे सिर्फ ऐसे पूछ सकते हैं कि द क्राइस्ट चर्च कॉल है क्या? तो ये एक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस टाइप की है। कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिज़ाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर बंदर की जनगणना की है? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश।